टुडे वी आर गोइंग टू हैव द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर फोर्थ प्रैक्टिकल। ठीक, चौथे प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, आपको करके भी दिखाएंगे। देन सेम चीज आपको ताकि लैब में जाके खाली रीडिंग लेनी पड़े। ठीक, तो बेसिकली आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो क्या है, टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ एन अननोन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड हाइपो सोल्यूशन। ठीक, एज एन इंटरमीडिएट। एज एन इंटरमीडिएट हमने क्यों कहा कि हाइपो सोल्यूशन भी तुम्हारे लिए अननोन होगा। पहले एक कॉपर सल्फेट का नोन सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक, पहले मैं समझा दे रहा हूं करना क्या है। पहले हम हमारे पास होगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक, और जो हम खुद बनाएंगे, अगर हम खुद बनाएंगे तो इसकी नॉर्मेलिटी मतलब इसकी स्ट्रेंथ हमें पता होगी। तो इसकी नॉर्मेलिटी मतलब स्ट्रेंथ पता है, मान लीजिए हमने आपसे कह दिया N/30 हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना रहे। ठीक, इसकी मदद से हम निकालेंगे एक हाइपो सोल्यूशन। ये क्या होता है अभी सब हम आपको बताते हैं, एक हाइपो सोल्यूशन। ठीक, तो हमें पता है लास्ट में अगर हम मोलैरिटी में कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं मिलीमोल्स ऑफ दिस बिकम्स इक्वल टू द मिलीमोल्स ऑफ दिस एट द एंड पॉइंट। बट अभी हम क्योंकि नॉर्मेलिटी में करेंगे तो हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस मस्ट बिकम द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो एट द एंड पॉइंट। इससे हम इसकी निकाल लेंगे कंसंट्रेशन, और जब इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे तो फिर से एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपको दिया जाएगा जो अननोन होगा। इस अननोन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना आज का हमारा टारगेट है। ठीक, क्लियर है? तो हमारा एम क्या हो गया, टू एस्टिमेट गिवन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बाय यूजिंग हाइपो सोल्यूशन। ठीक, दिस वाज द एम। अभी एक्चुअल क्या है वो पीडीएफ नीचे जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको कैसे लिखना है वो भी सब समझा दिया जाएगा, कैसे सोल्यूशन बनाना है उसकी कैलकुलेशन क्या है वो भी बता दी जाएगी। अभी हमें करना क्या है, हम लोग वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली। तो हमें क्या करना है, हाइपो सोल्यूशन की मदद से कॉपर सल्फेट जो अननोन है उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या नया है इस प्रैक्टिकल में? ठीक, हर प्रैक्टिकल में देखिए कुछ ना कुछ नया हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इस जो ये प्रैक्टिकल है जो आज हम लोग कर रहे हैं, इसमें न्यू नोवेल चीज क्या है, वो है क्या, दिस प्रैक्टिकल इज विल बी परफॉर्म्ड आयोडोमेट्रिकली। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक, जैसे ही आप ये वर्ड आता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है, या इवन इंटरव्यूज जो हम लोग ये नौकरी कर रहे हैं इसके इंटरव्यूज देने गए उसमें भी हम लोग से पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 30-4 टाइट्रेशन आप कर चुके हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन? तो बेटा दो तरह के टाइट्रेशन होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये सब क्लासिफिकेशन अलग चल रहा है। इस तरह के इस क्लास में दो तरह के टाइट्रेशन है, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। इस टाइट्रेशन में, इस पूरी प्रोसेस में हमको यूज करना है आयोडीन, इसलिए ये वर्ड आ गया आयोडो। ठीक, आयोडीन यूज करना, देखो दोनों में आ गया, आयोडीन का यूज होने जा रहा है। ठीक, बेसिकली ये ओ और ये आई ही तो अलग है। ठीक, तो इसको अपने दिमाग में जहन में बैठा लीजिए। अगर हम आयोडीन जो हम यूज कर रहे हैं, ये आयोडीन हम इन सीटू मतलब INSITU, इन सीटू का मतलब हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही इसको जेनरेट कर रहे हैं। मतलब जो हमारा टाइट्रेशन चल रहा है उसी के अंदर इंटरनली I2 लिबरेट हो और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो हम कहेंगे दिस इज एन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो ये वाला है। और अगर कोई टाइट्रेशन ऐसा हो रहा हो जिसमें आयोडीन का सोल्यूशन अलग से बना करके हम उसमें डालें, बना आयोडीन का सोल्यूशन मिले उसको डालें, तो वो क्या हो जाएगा, आयोडीमेट्रिक। तो आज हमें कौन सा करना है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में समझ में आया क्या है, अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आयोडीन खुद से जनरेट हो रही हो, और आयोडीन खुद से जनरेट हो रही होगी, I2 निकलेगी और पार्टिसिपेट करेगी एज ए इंटरमीडिएट, बीच में वो आएगा भी, रिएक्शंस मैं लिखूंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, आयोडोमेट्रिक। आई होप दिस इज क्लियर, व्हाट इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड व्हाट इज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर जैसे ये प्रैक्टिकल आप देखेंगे उसके मुंह से यही निकलेगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड
आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलो अब नाउ विल गो फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व। द रिएक्शंस इन्वॉल्व जो बेसिक थ्योरी में आ रहा है, तो हम यूज क्या कर रहे हैं, हम इसमें यूज कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4। ठीक, कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। इसमें हम यूज कर रहे हैं KI सोल्यूशन। ठीक, इसमें हम यूज कर ले रहे हैं तुरंत KI सोल्यूशन। क्लियर हुआ। अब हमारा जो KI और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट कर रहा है, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज I2। अभी हमने तुमसे बताया था आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है तो आयोडीन बीच में बनेगी अपने आप, हमने नहीं यूज किया। अगर हम आयोडीन यूज करते, मतलब उसमें डालते सोल्यूशन, तो आयोडीमेट्रिक हो जाता। हमने डाला क्या, हमने KI डाला है, हमने आयोडीन नहीं डाला। ठीक, तो आयोडीन तो यूज हो रही है लेकिन आयोडीन हमने डाला नहीं है, वो वहीं पर बन रही है, तो इसलिए दिस इज द क्लास ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। दूसरा बन जाएगा इसमें Cu2I2। ठीक, दूसरा इसमें कम बन जाएगा Cu2I2। ठीक, Cu2I2 बन जाएगा और प्लस 2K2SO4। अभी इसमें क्या है, अभी इसकी सारी रिएक्शंस हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, बैलेंस हो जाए पहले। हाँ, नाउ इट इज बैलेंस। ये पहली रिएक्शन है। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, अब इसमें हम करके दिखाएंगे और यहाँ पर उस रिएक्शंस को आपको हम विजुलाइज कराएंगे कि देखिए यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हुई। यहाँ पे पहली रिएक्शन आपको दिख गई, पहली रिएक्शन ये हो जाए। अब क्या हुआ, यही मैं आपसे कह रहा हूं, आयोडीन आपने वहां पर जनरेट करा ली, आयोडीन जनरेट करा ली, KI आपने एक्सेस डाला है, तो देखिए क्या होता है, ये KI इस आयोडीन को ट्रैप करके रखती है। ठीक, इस आयोडीन को ट्रैप करके रखती है, KI3 बन जाता है, वो ट्रैप्ड रहती है वहां। ठीक, तो ये बना था बेसिकली। हमें इसको आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम कितना है, ये I2 जनरेट कराना। कैसे जनरेट हुई, कॉपर सल्फेट में KI डाला, दोनों में रिएक्शन हुआ। कैसी रिएक्शन, अभी एग्जैक्ट हम आपको सॉल्व करके बताएंगे तो आपको निकलेगा। ठीक, वैसे चलो अभी यहीं से करंट में ही करते चलते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसकी, कॉपर सल्फेट की देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 दिख रही है सबको। यहाँ पर कॉपर -1 है, इसकी आयोडीन क्या है, -1, तो 2 -1 तो कितने हो, 2 पे +2 तो 1 पे क्या आ गई, दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम है इस कैलकुलेशन में तो हम करके दिखा दें। ठीक, क्या है, 2 आयोडीन के लिए -1 तो -2 हुआ, 2 कॉपर पे -2 तो 1 पे प्लस। यहां तक समझ में आया। यहाँ पर देखो आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन -1 और यहाँ पे आयोडीन 0। कोई प्रॉब्लम है इसमें, दिख रहा है। अब आपको अपने आप दिखने लगा होगा क्या हो रहा है, कॉपर कॉपर +2 से +1 मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस। ठीक, रिडक्शन। क्लियर हुआ। आयोडीन देखो बेटा, -1 से +1 बढ़ गया, सॉरी आयोडीन, सॉरी सॉरी सॉरी, आयोडीन इज आयोडीन इज -1 से 0। तो क्या -1 से 0 बढ़ा, अगर ये बढ़ गया तो दिस इज ऑक्सीडेशन। रिएक्शन पहली समझ में आ गई। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हम यूज करेंगे Na2S2O3। इसी को बेटा कह रहा है वो क्या है, हाइपो। यही दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपो। क्लियर हुआ। ये अभी हम कहा यूज करेंगे, हमें दिखाते हैं। दिस को जो उसने लिखा था ना बीच में, हाइपो लिख रहे थे, तो दिस इज हाइपो। इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे, किससे, I2 से। I2 से, I2 कहां से आ रही है, I2 आपकी कहां से आई है, I2 ये यहां बन रही है, यही वाली I2 यहाँ पे आ जा रही है। क्लियर हुआ। इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएंगे, बन जाएगा Na2S4O6। Na2S4O6 देखो, और आयोडीन निकल गई सोडियम के साथ, 2Na। ठीक, सेकंड रिएक्शन समझ में आ गई। हाइपो, जो आयोडीन लिबरेट कराई हमने पहली रिएक्शन में, वही आयोडीन रिएक्ट कर गई दूसरी रिएक्शन में और उसने चेंज कर दिया हाइपो को Na2S4O6। क्या है ये, इसका नाम बताइए। हाँ, सोडियम, सोडियम
सल्फर क्यों है? हाँ एस है तो उसका नाम में सल्फर कहाँ से तुम आ गया? सल्फर की जगह नॉमेनक्लेचर में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? थायो वर्ड आता है ना। फिर से ट्राई कीजिए नाम। अरे सीधे सीधे तो सोडियम थायोसल्फेट। ठीक, हम इसीलिए कह रहे हैं बिल्कुल ग्राउंड से चलो, हम पता है कि किसी को कुछ नहीं पता, तो वहां चलो। सोडियम थायोसल्फेट क्लियर हुआ? उसका नाम बताओ। Na2S4O। क्या हुआ है अब? 4 आ गया है। ठीक, क्या? सोडियम टेट्रा थायोनेट, सोडियम टेट्रा थायोनेट क्लियर हुआ? अब इसको पढ़ने के लिए इस रिएक्शन को भैया हमको पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको पढ़ने के लिए भी वी नीड टू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए देखिए इसका स्ट्रक्चर पता होगा, इसका हमें स्ट्रक्चर पता होगा। जब इसका स्ट्रक्चर हमें पता होगा तभी हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो एस डबल बॉन्ड एस, ये देखो S2 है, एस डबल बॉन्ड एस क्लियर हुआ? O Na, ठीक, यहां तक बना लिया आपने। O Na यहां तक बना लिया आपने। देन डबल बॉन्ड O, देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। Na2, ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 1 2 3, ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है पूरा। ठीक, सल्फर भी बैलेंस हो रहा है। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट है, वाइवा के लिए आपसे मजा लेगा वो तो पूछेगा। वाइवा के लिए अगर हम बात करें तो सोडियम कितने रखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हम सोडियम को रखते हैं +1, कितने हैं? 2, 2 हैं, तो सोडियम के लिए आया +1 +1 +2। सल्फर की हमें निकालनी है, x मान लीजिए, तो कितना आ गया? 2x। ऑक्सीजन के लिए कितना है? -1, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? -6। कोई प्रॉब्लम है यहां तक सोचने में? टोटल 0, कोई चार्ज नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? सोडियम, ये +2 आया सोडियम के लिए, 2x आया इसके लिए, तो कितना आ गया? 2x = 6, माइनस गया उधर प्लस हो गया, ये +2 उधर गया माइनस हो गया, तो 2x हो गया कितना? 4। तो x कितना हो गया? क्लियर हुआ? सॉरी सॉरी 2, ये क्लियर हुआ? ये क्या आया? क्या आया? ये जो +2 आया क्या आया? ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम तुम्हारे बैक के लिए बता रहे हैं। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। और हम क्या कह रहे हैं? रिएक्शंस, इसीलिए हम कहते हैं अगर हमें स्ट्रक्चर ना पता हो तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ना जानते हो तो वी कैन नॉट गो फॉर कैलकुलेटिंग द और बैलेंसिंग द रिएक्शंस इन्वॉल्व। ठीक है, ये आ गया +2। अब देखो यहां से स्ट्रक्चर से निकालना सीखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर से अगर हम निकालना सीखे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना क्रिएट किया बेटा यहाँ पे? +2। इस ऑक्सीजन की वजह से कितना क्रिएट हुआ? +2। सल्फर और सल्फर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई किसी के ऊपर चार्ज नहीं क्रिएट कर रहा है, तो ऊपर से सल्फर की वजह से क्या आया? 0। इस ऑक्सीजन क्या है? निगेटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड बना है, तो इसकी वजह से कितना आया? +1, और इसकी वजह से कितना आया? +1। तो एक्चुअली इस सल्फर में कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? इसकी +4। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब तुम कहो कि सर यहाँ तो +2 आ रही है, तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रही, दोनों को मिला करके आ रहा है 4, 2 में डिवाइड हो रहा है। जबकि एक्चुअली अगर हम स्ट्रक्चर जानते हो तो हम क्या बताएंगे? ये सल्फर है, ये वाला सल्फर है +4 में, और ये वाला सल्फर किसमें है? 0 में। तो जो टोटल ये 2x = 4 आ रहा था वो किस पे है? इस पे। तो ये 4 समझ में आ गया, यहाँ पे है +4, जिस सल्फर की हम बात करने जा रहे हैं। 2 सल्फर है ना, एक 0 में है और एक है +4 में। दूसरा वाला उधर जाइए, इसी तरह से जब उधर निकालेंगे आप, स्ट्रक्चर अभी मैं ड्रॉ कर देता है, तो उसकी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट 5, जिस सल्फर की हम बात कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे ही निकालेंगे। टोटल निकालते हैं हम, तो +2 4x -12। ठीक, कैसे निकालते हैं हम कह देते हैं +2 इसके लिए, सल्फर के लिए 4x और इसके लिए -12 = 0। तो क्या आ जाएगा? 4x = 12 -2, तो 4x = 10। तो x = कितना आया? 2.5। ठीक,
अब है क्या, इस सल्फर में बीच में एस 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 बॉन्ड है, तो इन दोनों के लिए तो आ जाएगा 0। तो टोटल ये 10 आ रहा है किसमें, ये बगल वाले में, जो ये ओ एन ए और डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ए, यहां नहीं, यहां वाला ये डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए आ रहा है। तो टोटल ये जो आ रहा है 4x10, ये बट कितने में रहा है, खाली इसमें इसमें 2 में बट रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 5। यहां तक समझ में आया। ये क्यों बता रहे हैं बेटा, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेशन से जो आ रही है, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है और जो एक्चुअल आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां समझ में आया 4 से क्या हो रहा है बेटा, 4 से चला जा रहा है किसमें, 5 में, तो क्या हो रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ। आयोडीन देख लो 0, अब कहां चली गई, -1, 0 से चली गई -1, तो क्या हुआ, 0 से -1 बढ़ा, सॉरी कम हुआ, 0 से -1 कम हुआ, 0 और उधर चला गया माइनस, कम हो गया, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन। तो देखो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो दोनों रिएक्शन को अलग अलग समझिए। ये रिएक्शन 1 और ये रिएक्शन 2। रिएक्शन 1 में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बता दिया आपको। रिएक्शन 2 में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको हमने बता दिया। ठीक, अब इस चीज को हम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए क्या है, अब देखिए आप ध्यान से, अब हम चले तो हमने क्या किया बेटा, हमने ले लिया है ब्यूरेट। ठीक, अभी हम इसकी प्रोसेस बताते हैं क्या है। हमने ले लिया है ब्यूरेट और ब्यूरेट में भर लिया है हमने हाइपो, ब्यूरेट में भर लिया है हाइपो। हाइपो समझ में आ रहा है, अभी इस रिएक्शन में आपको दिखाया, देखिए हाइपो, ये दिस इज हाइपो। ठीक, तो ब्यूरेट में इस रिएक्शन में हमने भर लिया है क्या, हाइपो। क्लियर हुआ। फिर है हमारे पास नीचे फ्लास्क। ठीक, फ्लास्क में हम ले लेंगे कॉपर सल्फेट, फ्लास्क में ले लेंगे हम कॉपर सल्फेट। ठीक, तो ग्लास में ले लिया कॉपर सल्फेट, किसकी मदद से लेंगे, पिपेट की मदद से लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। जब पिपेट की मदद से हम इसमें कॉपर सल्फेट ले लेंगे, इसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे बेटा KI। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया। तो ये कॉपर सल्फेट कौन सा वाला है, जो हमने खुद बनाया है, हमें पता है, अभी हम आपको बना बनाया देंगे N/30। ठीक, ये बना बनाया है, इसको हम खुद देंगे आपको। क्लियर हुआ। तो ये दैट कॉपर सल्फेट इज दैट वन। फिर हमने इसमें डाल दिया है KI। पहली रिएक्शन हो गई, कौन सी रिएक्शन हुई देख लो पहले, कौन सी रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट KI से रिएक्ट किया, क्या बना बेटा, आयोडीन और Cu2I2 मेन, K2SO4 तो ट्रांसपेरेंट है वो है, तो मेन रिएक्शन क्या हो गई, ये जब जैसे तुमने लिया तो क्या रिएक्शन हो गई, CuSO4 प्लस KI, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, वहां बैलेंस पड़ी हुई है तुम्हारे पास। ठीक, बन क्या गया है, I2 प्लस Cu2I2। चलो बैलेंस भी कर दें हम। ठीक, नहीं, Cu2I2 सही है। ठीक, और प्लस K2SO4 उधर बन गया। ये रिएक्शन यहां तक समझ में आया। अब क्या क्या बना है इसमें, ध्यान से देखिए। इसमें बना है आपके पास I2। I2 का कलर क्या होता है, बिल्कुल डार्क कलर का होता है। ठीक, I2 कलर बिल्कुल डार्क है, बहुत भूरा सा बिल्कुल। ठीक, अगर क्रिस्टल में देखें तो ब्लैक दिखता है। और ये Cu2I2 जो बना, ये व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी है ज्यादा, रादर ये प्रेसिपिटेट है। ठीक, और ये आयोडीन जो है, अब ध्यान से देखिए, आयोडीन तो होती है गैस, तो आयोडीन लिबरेट होने लगेगी, आयोडीन लिबरेट हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, अब की बार हम अभी करके दिखाते हैं, अब की बार हम क्या यूज करेंगे, ऐसा कोनिकल फ्लास्क, टाइट्रेटिंग फ्लास्क यूज करेंगे जिसमें हमारे पास लॉक करने की फैसिलिटी। जिन स्कूलों में, या पिछली बार ये हम लोग ने इस बार मंगाया, पिछली बार हमारे पास नहीं था, तो वो भी कर सकते हैं। वो क्या करें, इसकी जगह क्या कागज फाड़े, हम कागज का हम जो है रफ पेपर का वो बनाए, वो से लॉक
बना दे, उसमें इसे ठूस करके बंद कर ले और हमारा बन जाएगा। तो वी कैन यूज दैट पेपर पीसेस और एनीथिंग टू ब्लॉक दिस। क्यों ब्लॉक करना जरूरी है बेटा? वेरी गुड। अगर हम नहीं ब्लॉक करेंगे तो आयोडीन निकल जाएगी, और आयोडीन की मदद से तो हमको आगे चला आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है हमारा, यही आयोडीन तो हमें चाहिए। ठीक, तो आयोडीन क्या करती है, इस कॉपर Cu2I2 जो व्हाइट है इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है, डिसॉल्व तो होगी नहीं, उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है। एड्सॉर्ब होने का मतलब पूरा सरफेस में चिपक जाती है, और पूरे सरफेस में जैसे ही चिपक जाती है तो बिल्कुल डार्क सा पैडी ब्राउन कलर, पैडी ब्राउन कलर इज लाइक जो धान उन कट रहा है उसका पुआल, या तुम्हारी जो चेयर इस समय रख रही है तो डार्क ब्राउन हम कह सकते हैं, उसमें पैडी ब्राउन कलर का ये आ जाएगा। तो ये जो ये पूरा दोनों, ये क्या है ब्राउन और ये है व्हाइट, तो दोनों पैडी ब्राउन कलर का आ जाएगा, और आयोडीन लिबरेट होती रहेगी। और हमें क्या करना है बेटा, इसको ट्रैप रहना है, नहीं करेंगे ट्रैप तो क्या होगा, आयोडीन निकल जाएगी और हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस सही नहीं आएगी। ठीक, अब एक और चीज, आयोडीन का जो डिकम्पोजिशन है वो फोटोकेमिकल है, अगर लाइट भी पड़ी तब भी ये बहुत तेज से डिकम्पोज होती है और निकलने लगती है। तो आप क्या करेंगे, जो आइडियल चीज है इसको बिल्कुल डार्क कर ले, पेपर से इसको रैप कर ले। हम लोग लैब कोट पहन के करते थे एक्सपेरिमेंट, तो लैब कोट की जेब में डाल देते थे। ठीक, मतलब ढका है, नहीं हो तो कागज से लपेट लें। तो जितना केयरफुलनेस से करोगे आप उतना अच्छा आएगा। तो आप इसको करके और इसको शेक करके और डार्क ऐसे रख दीजिए, नहीं कुछ तो नीचे जो लैब में रैक रखी होगी ना, बिल्कुल अच्छे से बंद करके उस रैक में अंदर रख दीजिए। ठीक, तो ये क्या होगा, 2 मिनट रख देना पड़ेगा आपको, जितनी आयोडीन लिबरेट होनी है वो आयोडीन लिबरेट हो जाए। अभी हम करके दिखाते हैं आपको। अभी हम जो है इसको देखिए, द सेम थिंग जो हम लोग ने उसमें समझी उसको हम लोग इसमें करके देते हैं। ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट और ये हमारे पास है हाइपो। ठीक, अब फनल नहीं लाए हम, ठीक कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, जबकि आपको इसको फनल की मदद से भरना है तो हम चलिए इसको भर लेते हैं। फनल की मदद से हम इसको कॉपर सल्फेट को थोड़ा ज्यादा भर लिया हमने जीरो से, आपको पहली बार बताया है, पहले भी हमने कई बार बताया है कि थोड़ा जो है ज्यादा हम भर लेते हैं। क्यों थोड़ा ज्यादा भरने का फायदा क्या है बेटा, कि अगर कहीं एयर जैकेट है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ मान लिया अभी देखिए एयर गैप है, एयर जैकेट है, तो इस एयर जैकेट को हटाने के लिए हम जो है इसको तेजी से खोल देंगे तो ये फ्लो में सारे में लिक्विड आ जाएगा। ठीक, तो सारा हमने निकाल लिया। अब नाउ आई विल सेट इट टू अ जीरो लेवल, जीरो लेवल पे हम इसको ला करके सेट कर। ठीक, जब भी कोई भी सोल्यूशन आप भर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, हटा रहे होंगे, तो आप क्या करिए, लास्ट में हटाने से पहले लास्ट ड्रॉप उसमें टच जरूर करा दिया करिए, नहीं तो वो बाद में यहाँ पे गिरेगा। ठीक, और वो एक्सक्लूजन वो बाहर चला जाएगा, वो आपके कैलकुलेशन में हमेशा इफेक्ट डालेगा। ये हमने ये सेट कर लिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक, क्या करना है, सेकंड स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, सेकंड स्टेप इज कॉपर सल्फेट। तो हम पिपेट आउट करेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। पिपेट का यूज करना 3 टाइट्रेशन में आपको हमने ऑलरेडी सिखा दिया है। पिपेट में एक मार्क है, इस मार्क तक हमको कॉपर सल्फेट लेना है और इस सावधानी से लेना है कि मुंह में ना जाए। और कैसे, अपना हाथ रेडी करना है और बीच में ला करके तुरंत इसको ब्लॉक कर देना है। व्हेन यू विल ब्लॉक दिस, तो ये एयर प्रेशर खत्म हो जाएगा, तो ये लिक्विड गिरना बंद हो जाएगा। चलिए हम लेके देखते हैं। थोड़ा ज्यादा ले लिया, अब हम जैसे ज्यादा दिन से कर रहे हैं तो हम ज्यादा एक ही बार में एक्यूरेट आ गया, जरूरी नहीं एक बार में एक्यूरेट आए। आप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, फिर ड्रॉप वहां से गिरा करके आप जो है उसको उस लेवल पे जो मार्क है वहां तक एडजस्ट कर लीजिए। देन आई ट्रांसफर दिस इनटू आवर टाइट्रेटिंग फ्लास्क। ठीक, टाइट्रेटिंग फ्लास्क में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, जितना अपने से जा रहा है उतना जाएगा। लास्ट में हम इसकी वॉल्स को इसमें टच करा देंगे, जो इसमें पड़ा हुआ है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, कहा जाता है, क्या करिए आप इसको 2-3 बार ऐसे दबा करके फिर छोड़िए, दबा करके फिर छोड़िए, तो ऊपर से एयर प्रेशर आएगा, जो एक्स्ट्रा ड्रॉप है वो भी चली जाएगी। और आपका मन है तो आप इसमें थोड़ा सा प्रेशर, इसको दबाइए, इसमें थोड़ा सा प्रेशर डालिए, वो भी चली जाएगी। लास्ट में इसको टच किया, कभी भी फूंक करके, जैसे इसमें अभी भी आपको एक ड्रॉप दिख रहा है ना, उसके लालच में कि हम वो है अभी वो मेरी कम पड़ जाएगी, उसको फूंक दिए, तो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, वो नहीं करना है आपको। ठीक, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, वो उतना एडिशन उसके ग्लास वॉल्स में चिपकी रहेगी, वो पड़ी रहेगी, उसमें उसके चक्कर नहीं पड़ना। क्या ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट ले लिया, हाइपो ले लिया, 2 चीज हमारी रेडी हो गई। अब क्या करना है,
द सेकेंड स्टेप इज टू ऐड KI। KI ऐड कर लेते हैं। KI, हाँ, फॉर टीचर्स जो सोल्यूशन बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं, तो ये हमारा 5% KI सोल्यूशन हमने बना रखा है। ठीक, 5% KI सोल्यूशन लेना है। बल्ब ड्रॉपर की मदद से, बल्ब था नहीं, हमें जल्दीबाजी में लाया नहीं, आप जल्दी से वो ना क्लास आपकी वो हो रही थी, इसलिए हम ऐसे ही चले आए। तो इसको हम 5 ml हम KI सोल्यूशन इसमें डाल लेंगे। 5% का 5 ml, एक बार में 1 ml आ रहा है, और ये रेडी रखना है आपको। देखिए ब्राउन होने लगा, ये रेडी रखना है क्योंकि आयोडीन लिबरेट होने लगी हमारी। तो अब इसको हम ये नहीं करना है आपको, इसलिए मैं वहां से हट गया। ठीक, 5 ml आपको, ये सर वहां पे रहेंगे, वो देंगे। 5 ml हमने इसमें KI सोल्यूशन डाल दिया। जैसे ही आप इसमें 5 ml KI सोल्यूशन देखिए ये दिस विल बिकम ब्राउन। जो पैडी ब्राउन है, डार्क ब्राउन हम बता रहे थे, तो इस तरह से ये डार्क ब्राउन जो है हो जाएगा। इसी डार्क ब्राउन मैं क्या कह रहा था कि आयोडीन लिबरेट होने लगे, देखो रिएक्शन ये होने लगी, I2 भी निकलने लगी और Cu2I2। अगर ये Cu2I2 जो व्हाइट प्रेजेंट वो ना होता तो बिल्कुल ब्राउन हो जाता, पूरा ये ब्राउन हो जाता। लेकिन क्योंकि Cu2I2 है, तो अब कोई पूछेगा ये ब्राउन कलर किसका आया है, क्या बताओगे? आयोडीन एड्सॉर्ब्ड है, किसके? इसके प्रेसिपिटेट के ऊपर, पूरी ऊपर से चिपकी हुई है। और हमने क्या कहा, इसको शेक कर लेंगे और 2 मिनट के लिए रोक लेंगे। और क्या करेंगे इस समय, इसको लाइट से भी कोशिश करेंगे। हम तो नहीं बचा पा रहे हैं यहाँ पे, जितना मैक्सिमम हो जाए, या मतलब रुमाल हो, ऐसी रुमाल जो फिर आप इस्तेमाल ना करें, मतलब उसको धुलने के बाद इस्तेमाल करें, या कागज से एक रैप बना लीजिए, इसको आप इसमें कर लीजिए। ठीक, यहां तक कर लिया आपने, समझ में आया? अब इसके बाद ये आपका रेडी हो गया। हम थोड़ा जल्दी में हैं क्योंकि हमें क्लास खत्म करनी है, तो हम आगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करेंगे, अब हमें देख लिया जितनी आयोडीन लिबरेट हो रही थी, और आयोडीन लिबरेट कराने के लिए नाउ आई विल ऐड हाइपो। सेकंड उसमें आ गया, देखो सेकंड जो आयोडीन लिबरेट हुई है उसको हम यूज करेंगे। नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो, तो आयोडीन जितनी बननी है बन गई, इसमें चैम्बर में भर गई। अब वो रिएक्शन ही रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम आने लगेगा, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने लगा। तो अब जो आयोडीन बनी है उस आयोडीन को थोड़ा हमको यूज करना पड़ेगा, ताकि ये रिएक्शन आगे वाली जितनी मैक्सिमम होनी है वो हो। क्लियर हुआ? तो अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है, अब इसमें ऊपर से इसमें हम हाइपो ऐड करेंगे। जैसे ही हम हाइपो ऐड करेंगे, देखिए क्या होगा। हाइपो ऐड करें, अब अभी हम रख देते हैं इसको, अब हम बताते हैं आपको। जब इसमें हाइपो ऐड करें, तो हाइपो क्या था आपका, Na2H2O3, किससे रिएक्ट किया, I2 से। I2 कहां से आई, जो बनी है, दिखा रहे हैं आपको बनी हुई। ठीक, क्या बनने लगेगा, Na4 नहीं सॉरी Na2S4O6 प्लस NaI। ठीक, ये आपकी रिएक्शन होने लगी। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ये हो गई, ये रिएक्शन होने लगी। ठीक, ये रिएक्शन भी पहले करा के दिखाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्या होगा। अच्छा क्या होगा, अभी आप खुद सोचो, यहां से I2 कंज्यूम होने लगेगी, I2 कंज्यूम होने लगेगी, तो इसका ब्राउन कलर जो है हल्का हल्का होने लगेगा। ठीक, तो यही हमको काम करना है। इनिशियली हमको इसमें थोड़ा सा जो है KI ड्रॉप बाय ड्रॉप, ज्यादा नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हमें हाइपो सोल्यूशन ऐड करते जाना है। और हाइपो सोल्यूशन जब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हो, शेक भी करना है, बहुत अच्छे से शेक करते रहिए, ताकि जो है जितना रिएक्शन होना है वो रिएक्शन कंज्यूम, जो I2 हमारी है वो कंज्यूम हो। बीच में हमने बंद करके देख लिया, देखिए कलर पहले से बेहतर होने लगा, थोड़ा लाइट होने लगा। क्यों लाइट होने लगा, जितनी आयोडीन बन रही वो कंज्यूम हो। अब ये वाली आयोडीन हम कंज्यूम कर लेंगे, ये वाली कंज्यूम करें, तो थोड़ा आयोडीन जो और उसमें बननी है वो, क्यों, ये रेशियो। तभी तो देखो, कॉपर KI की मदद से कॉपर सल्फेट निकाल लिए, कॉपर सल्फेट की मदद से फिर हम ये इसकी मदद से फाइनल, अभी जब अननोन वाला करेंगे तो उसका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का वो निकालेंगे। तो अभी हमें और कर लें, इसमें शेक करते हुए, तेजी से नहीं करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है। और देखेंगे आप इसका जो पैडी कलर है बेटा, देखिए बिल्कुल लाइट हो गया। ठीक, ये कलर जितना लाइट, बिल्कुल कंज्यूम नहीं, अगर आप करते चले जाएंगे बिल्कुल व्हाइट, सारी आयोडीन खत्म कर लेंगे आप, तो ये
अब क्या होगा देखकर कर ऐसे भी सकते हैं हम, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि ये कब ब्राउन था, कब लाइट ब्राउन हुआ, तो ये सबका इंडिविजुअल देखने का तरीका है। तो वो जो मार्क है कि किस जगह एंड पॉइंट आ गया वो बहुत क्लियर नहीं है। क्यों हम क्या कह रहे हैं, पहले से लाइट हो, तो किसी ने ज्यादा केआई डाला होगा, किसी ने केआई बनाने में गलती कर दी होगी, किसी टीचर ने, सब, तो इसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। लेकिन अब हमें ड्रास्टिक चेंज चाहिए, जो ऑब्जर्वेबल चेंज हो। ये मतलब अभी जो हमने क्या किया, पहले ज्यादा ब्राउन था अब लाइट हो गया, तो किसी के लिए लाइट का अलग अलग पैरामीटर्स है, किसी का ज्यादा लाइट वाले को लाइट मानेगा, किसी को कम वाले को मानेगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट सम एक्सटर्नल इंडिकेटर इन दिस। एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, जो एंड पॉइंट बताते हैं। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर के लिए हमारे पास 2% स्टार्च सोल्यूशन है। तो 2% स्टार्च सोल्यूशन का 1 ml हम इसमें डाल देंगे। और कब डालेंगे, जब ये लाइट हो चुका है, पहले से ज्यादा बेहतर लाइट हो। देखिए स्टार्च सोल्यूशन डालते ही, जैसे ही स्टार्च सोल्यूशन इसमें हम डालेंगे तो दिस स्टार्च सोल्यूशन विल टर्न इट इनटू अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। ये ब्लू कर देगा, ठीक, ये ब्लू कर देगा। ये जैसे स्टार्च सोल्यूशन इसमें हमने डाला, अब हमने क्या किया, पहले इसको रिएक्शन करते करते क्या किया, लाइट येलो कर लिया, लाइट येलो टाइप में हो गया। कैसे कैसे लाइट हुआ, इसको डालते ही ये लाइट येलो हो गया। लाइट येलो जब होने के बाद थर्ड स्टेप हमने की, उसमें क्या किया, स्टार्च एज अ इंडिकेटर, स्टार्च सोल्यूशन डाला। स्टार्च सोल्यूशन डालते ही ये क्या हो जाएगा, दिस कलर विल बिकम डार्क ब्लू। ये कलर क्या हो जाएगा, दिस कलर विल बिकम डार्क ब्लू। ये बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाएगा, ठीक, ये डार्क ब्लू हो जाएगा। डार्क ब्लू होने के बाद फिर से हम इसमें हाइपो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। अब कब तक डालेंगे बेटा ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइपो, जब तक फाइनली ये व्हाइट ना हो जाए। व्हाइट किसका बाद में बच जाए, Cu2I2 नीचे बच जाए, जितनी आयोडीन थी वो सारी आयोडीन कंज्यूम हो जाए। तो इसमें इसका ब्लू कलर को हटाने के लिए व्हाट आई विल डू इज, हम इसमें और हाइपो जो है डालते रहेंगे। और ये स्टार्च, ये देखिए ये हो गया, ये देखिए फाइनली हमारा जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया और ये फाइनली बिल्कुल व्हाइट हो गया। इस समय हम जो भी रीडिंग होगी, ये जो व्हाइट देखिए बिल्कुल जितना भी कलर था हो गया। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के हिसाब से हम चलें, पहले क्या रिएक्शन हुई थी, ये ब्राउन कलर आयोडीन बनने से आया था, ये आयोडीन हमने इसका ब्राउन कलर इसमें कंज्यूम करा लिया था हाइपो से, तो ये ब्राउन लाइट हो गया था। अब लाइट से व्हाइट, मतलब बिल्कुल लाइट येलो से व्हाइट होना हम नहीं जान पा रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या इंडिकेटर स्टार्च इस्तेमाल कर लिया। स्टार्च आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, आप पढ़ेंगे किसी सिलेबस में होगा ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च की जो एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन्स की चेन है उसके बीच में आयोडीन ट्रैप हो जाता है और ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक, तो ब्लू कलर आ जाता है। तो अब देखो डार्क ब्लू से व्हाइट तुरंत हम देख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्टार्च का इस्तेमाल करके इसको पहले ब्लू कर लिया और फिर हाइपो डाल करके जब ये फाइनली Cu2I2 बचा और बाकी सब चीजें रह गई तो हम रिएक्शन रोक दिए। इस समय हम अपनी रीडिंग देख लेंगे। रीडिंग इस समय 11, मान लीजिए हमारी रीडिंग 11 आ गई, तो हम क्या करेंगे, एक वो बना लिया हमने, टेबल बना लिया है, इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको बताएं, 3 रीडिंग लेनी है आपको ऐसे। फिर क्या, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग 0 से स्टार्ट की थी हमने, फिर फाइनल ब्यूरेट रीडिंग ये हमारे आ गया मान लीजिए 11 इस समय, ठीक। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम यूज, तो ये क्या V2 माइनस V1, तो 11 माइनस 0 इज 11। अब अगली रीडिंग हम जब लेंगे तो 11 से स्टार्ट करेंगे, फिर से 0 भरने की जरूरत नहीं है, जहां पे आएगी वो रीडिंग लिखेंगे वो। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट को 3 बार हम करेंगे, समझ में आया। जब हम 3 बार कर लेंगे तो हमें जो है कोई 2 रीडिंग कॉमन आ जाएगी। तो मान लीजिए अगली बार हमारा 11 से 21 आया तो ये 10 हो गया, फिर 21 से 31 आया फिर 10 हो गया, मान लिया, तो हमारी कॉन्गोरेंट रीडिंग 10 ml की कॉन्गोरेंट रीडिंग मिल जाएगी। एक्सपेरिमेंट समझ में आया, तो कॉन्गोरेंट रीडिंग 10 निकाल लेंगे। अभी हमने क्या किया, ध्यान सुनिए, अभी हमने आधा काम किया है। अभी हमने जो नोन वाला कॉपर सल्फेट था
N/30, उसकी मदद से हाइपो को कितना टाइटर वैल्यू है वो निकाल लिया। अब हम सेम रिएक्शन, सेम प्रोसेस किससे करेंगे? एक अननोन कॉपर सल्फेट, वो अभी नहीं है, हम खाली प्रोसेस, सेम एक्सपेरिमेंट वैसे ही करेंगे। सर तुम्हें दूसरा कॉपर सल्फेट देंगे, पहला वाला क्या कहा था? नोन है। एक्चुअली इसको स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए, लेकिन टाइम कम होता है, ज्यादा बच्चों को कराना होता है तो हम लोग बना बनाया दे देते हैं। ठीक, तो अब इसको कॉपर सल्फेट को आप जो है दूसरा वाला कॉपर सल्फेट यूज करेंगे और सेम इसी तरह से रीडिंग फिर से करेंगे, यही पूरी प्रोसेस फिर से करेंगे। अब जब दूसरा कॉपर सल्फेट से अगर आ जाएगा तो मान लीजिए उसकी रीडिंग सर ने अगर हल्का दिया होगा, कम कर दिया होगा तो रीडिंग कम आ जाएगी। सर और गाढ़ा दे दिए होंगे, हल्का गाढ़ा मतलब डाइल्यूट करके दे दिए होंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन, रीडिंग चेंज आएगी। तो मान लिया हमने पहले वाले नोन वाला जो था, नोन वाला था, उसकी अभी कितनी आई थी? 10, और हम मान ले रहे हैं जो अननोन कॉपर सल्फेट मिलेगा सर ने तुम्हें देंगे, उसकी रीडिंग मान लीजिए आ गई है 5। मान लिया हमने 5 में आ गई, कुछ भी हो सकती है ना, तो जो आएगी तुम्हारी वो आप उस हिसाब से करोगे। अब हम कैलकुलेशन के लिए चलते हैं। ठीक, कैलकुलेशन हम चलते हैं। कैलकुलेशन में ध्यान से देखिए हमें क्या क्या यूज किया है। हमें हमारे पास है CuSO4 पहला वाला नोन, जो हमें पता है क्या है? N/30। दूसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट सोल्यूशन ऑफ हाइपो, जो हमें नहीं पता है। ठीक, तीसरा सोल्यूशन है हमारे पास CuSO4 जो अननोन है बेटा, जो अननोन है, जिसकी फाइनल कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं, जो अननोन है जिसको निकालना है। अब देखिए इसमें जब पहला एक्सपेरिमेंट अभी हमने करके दिखाया तो हम लिख रहे हैं क्या? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये कहां पे आया है? एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट कहां आया है बेटा? जब वो फाइनली ब्लू जो है ट्रांसपेरेंट हो गया, ये व्हाइट आ गया। देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फेट, इसमें देखिए Cu2I2 नीचे बैठ भी गया है, पूरा कॉपर जो है नीचे बैठ गया है। तो ये एंड पॉइंट आ गया। यहां तक समझ में आया? पहले एक्सपेरिमेंट किसके किसके बीच में हुआ? इसके इसमें हुआ। अब हम वैल्यू रख दें। नॉर्मेलिटी कितना है? N/30 दिख रहा है? N/30 का कॉपर सल्फेट हमने पिपेट जितना लिया था। कितना? ये वाली रीडिंग कौन सी होती है? पिपेट रीडिंग। तो 10, हमने 10 ml का इस्तेमाल किया, जितना सर देंगे उतना इस्तेमाल करेंगे आप। यहां पर नॉर्मेलिटी निकालनी है बेटा, हमें पता नहीं है, ये नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है। और ये क्या होती है? हमेशा ब्यूरेट रीडिंग ना, जो हमें अननोन होती है वो ब्यूरेट रीडिंग, वो अभी हमने निकाल ली थी। हमारी कितनी आ गई थी? 10। हमने माना है, जरूरी नहीं है कि ये आए, हमने माना है ये आ रही है। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? सॉल्व कर लें तो N2 हमें पता चल गया कितना है? 1/, इसकी नॉर्मेलिटी पता चल गई, जो हमें पता नहीं थी इंटरमीडिएट वाले। समझ में आया? अब हमने क्या किया है? दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट यहां ले लिए हैं। अब देखो इसके बीच में टाइट्रेशन हुआ है। जब इसके बीच में टाइट्रेशन हुआ है तो अब हम क्या कर दें इसमें? ये तो था N2V2 इज इक्वल टू N3V3। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, N2 यहां से निकाल लिया हमने 1/30। ठीक, अब हाइपो, ये देखो हाइपो है, इस बार हाइपो ब्यूरेट में भरा हुआ, ध्यान देना, हाइपो ही जो है ब्यूरेट रीडिंग है। तो ये हो गया ब्यूरेट रीडिंग। दूसरी बार में हमने माना है 5 आई है, जितनी जिसकी आई होगी वो वैल्यू रख देना यहाँ पे 5। तो N3 अब की बार हमको निकालना है, N3 हमने निकाल लिया। और V3 ये क्या है? पिपेट रीडिंग, जिससे जो ले रहे हैं, तो पिपेट इस बार फिर हमने धुल करके इस्तेमाल करना, वही पिपेट हमने दोबारा इस्तेमाल किया है, तो 10। क्लियर हुआ? तो N3 हमारा आ गया, ये N नीचे आ गया 5/300। ठीक, तो 1/60, 1/60 नॉर्मल। अभी देखो हमारा क्या पता चल गया? स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल। अभी नॉर्मेलिटी पता चली, स्ट्रेंथ नहीं पता चली। फॉर्मूला है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, जो हमने ये निकाल ली है, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका? कॉपर सल्फेट का। ऊपर आपको दिखाया गया, इसीलिए वो पढ़ा रहे थे कि कहां से क्या चेंज हुआ है। तो देख लीजिए आप, कहां से कॉपर सल्फेट कहां से कहां चेंज हुआ है, ये देखिए
कॉपर सल्फेट Cu+2 से +1, तो कितना चेंज हुआ है? 1। तो इसका मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वही इसका इक्विवेलेंट वेट भी है। तो अब हम यहाँ रख दिए इसकी 1/60 और मल्टीप्लाइड बाई ये हो है 249.68। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आ जाए ग्राम्स पर लीटर में आपका आ गया। तो दिस वाज द टोटल कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। सारे वाइवा के लिए क्वेश्चंस क्लियर हुए? वाइवा में आपसे आइडोमेट्रिक आइडीमेट्रिक में डिफरेंस पूछेगा, आइडोमेट्रिक और आइडीमेट्रिक में डिफरेंस पूछने के लिए फिर रिएक्शंस पूछेगा। ठीक, रिएक्शंस पूछने के आइडोमेट्रिक आइडीमेट्रिक में टाइट्रेशन में डिफरेंस हमने ये बताया। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा रिएक्शंस इन्वॉल्व, रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें आएंगी। देन उसके बाद कैसे करना है बेटा, वो हमने आपको पूरा चार्ट वाइज बता दिया। ठीक, ये कैसे करना है, क्या कलर चेंज आएगा, प्रैक्टिकलिटी में क्या दिक्कत आती है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। तो एन ये हाइपो भी जनरली जो कॉपर सल्फेट की नॉर्मेलिटी होती है उसी से मिलता जुलता टीचर्स बना लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आपसे कोई कहे कि सोल्यूशन जो बना है वो कैसे बनाया, तो हमने कौन कौन सा सोल्यूशन बनाया है, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया है और एक सोल्यूशन कौन सा बनाया है, हाइपो का सोल्यूशन बनाया है और कॉपर सल्फेट का अननोन सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नॉर्मेलिटी में अगर बनाना हो आपको तो यही तो पता लगाना कितना वेट कितने में डिसॉल्व करना है। एग्जाम में पूछेगा, पहला वाला देखो बनाना है ना, N/30 आपको बनाना था। एग्जाम में पूछे कैसे बनाना है, तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि वेट इज इक्वल टू NeV/1000। ठीक, NeV/1000। इस फॉर्मूले से आप वेट निकाल सकते हैं, कॉपर सल्फेट का कितना वेट आएगा। ठीक, इस फॉर्मूले से आप एग्जैक्टली वेट बता सकते हैं कि कितना है। कितनी नॉर्मेलिटी बनानी है आपको, 1/30 दिख रहा है, पहले से बताया। जो भी कहे एग्जाम में बना के दिखाइए, आप बना देंगे। इक्विवेलेंट वेट कितना है, 249.68 बता दिया आपको अभी हमने। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें वो है। जबकि नेट में देखोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फेट तो अलग आएगा। क्यों, कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4 और इसका मतलब इसमें आयन कितने हैं, Cu+2, तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेगा तो अलग आने लगेगा। तो क्या है, इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन देखकर बताया जाता है। ऐसे कोई कह दे इक्विवेलेंट वेट बता दो तो हमेशा कॉपर सल्फेट क्या करोगे, +2, तो 2 से डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर वेट को। जबकि हमारे में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना है, 1 का, इसलिए हम अपने हिसाब से रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, ये डिफरेंस एग्जाम में पूछेगा। इक्विवेलेंट वेट अगर कॉपर सल्फेट का पूछता है तो हमेशा इसके मॉलिक्यूलर वेट 249.68 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, क्यों, 2 प्लस चार्ज। लेकिन हमारी रिएक्शन है ना, रिडॉक्स रिएक्शन में ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने कर दिया इसको कैलकुलेट। अच्छा, ये हो गया वॉल्यूम जितना बनाना है आपको। मान लीजिए 1 लीटर बनाना है, आप हम लोग 1 लीटर 2 लीटर बनाते हैं, आप कितना 250 ml बनाते हैं, तो 250 रख दिया डिवाइडेड बाय ये। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना वेट आए उतने वेट को लीजिए और फिर क्या कीजिए, मान लीजिए 1 लीटर बनाना था तो यहां आ गया मान लीजिए 13 ग्राम, मान लीजिए 13 ग्राम आ गया, तो इसको क्या करेंगे, यहीं से हम लोग से गलती होती है, टीचरों से भी गलती होती है, हम लोग बैकग्राउंड नहीं चेक करते हैं। तो क्या है, ये इतना लेकर के पानी में डिस्टिल वाटर में बनाना है। जैसे ही डिस्टिल वाटर में बनाएंगे, देखिए कॉपर +2 है इसमें, तो कॉपर OH होल ट्वाइस ये बना करके हाइड्रोलिसिस जाएगी, तो दूधिया सब हो जाएगा, बिल्कुल सोल्यूशन खराब हो जाएगा, रीडिंग आएगी नहीं, तो टीचर भी परेशान होते हैं, लैब स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं। तो इसकी हाइड्रोलिसिस को चेक करने के लिए हमको इसमें एसिटिक एसिड मिलाना होगा, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से इतना एसिटिक एसिड जैसे ही इसको लिया, ट्रांसफर किया जिसमें सोल्यूशन बनाना है, और पानी डालने से पहले इसमें एसिटिक एसिड हमें मिला देना है। और एसिटिक एसिड मिला करके इतना कि जितना भी सॉलिड हमारे पास आया है वो पूरा इससे ढक जाए, भीग जाए। तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होने देगा, और फिर आप पानी मिलाकर इसको बैकअप कर देंगे, पूरा मेकअप कर देंगे, तो देखिए बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन बनेगा। और अगर इसी में एसिटिक एसिड डाले बिना अगर हम बेटा पानी डाल दिए होते तो क्या होता है, ये दूधिया हो जाता। ठीक, यहां तक समझ में आया। स्टार्च सोल्यूशन बनाना होगा आपको, स्टार्च का 2% सोल्यूशन बनाना है, तो सिंपल है, स्टार्च लीजिए और बॉइलिंग वाटर में थोड़ा गर्म पानी में तो करके वार्म कर दीजिए, तो स्टार्च का सोल्यूशन बन जाएगा। KI का सोल्यूशन सिंपल डिस्टिल वाटर में बनता है,
5% सोल्यूशन बनाना है, 5% सोल्यूशन का मतलब 5 ग्राम इन 95 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसका 2 ग्राम इन वो। तो ये सारे सोल्यूशंस भी आप इस तरह से बना सकते हैं। आप किसी को कुछ पूछना हो तो बता दे, तो इट्स ऑल ओवर। ठीक, खत्म करिए।